अशरफ अपनी क्लास का नालायक तरीन स्टूडेंट था जिसका सब लोग मजाक उड़ाते थे। तालिब इल्म टीचर्स दोनों उसको खूब जलील करते थे मगर वो खामोश रहता। मैट्रिक में जब अशरफ ने क्लास में सबसे आखिरी पोजीशन हासिल की तब स्कूल के प्रिंसिपल ने अशरफ के बाप को स्कूल में बुलाया और कहा कि आपका बेटा कुल ज़हन है और हमारे इदारे के लिए शर्मिंदगी का बायस है, लिहाजा हम अपने इदारे से आपके बेटे का नाम खारिज करते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जहां सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट पढ़ा करते हैं जो आने वाले दिनों में मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं और इस इदारे का नाम भी रोशन होता है, मगर आपके बेटे में इस तरह की कोई खूबी नहीं पाई जाती। यह सुनकर अशरफ की आंखों में आंसू जारी हो गए। वो अपने बाप के साथ उस इदारे से वापस जाने लगा। जाते वक्त उसने प्रिंसिपल से कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मगर शायद उस वक्त मेरे पास वक्त नहीं होगा। यह सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराया और अशरफ पर तंज करते हुए कहा कि जाओ शहर की गंदी नालियां साफ करो, जो कि तुम्हारा हकीकी काम है। तुम्हारे पास में नहीं कि इस इदारे में तालीम हासिल कर सको। अशरफ ने प्रिंसिपल की इस बात को काफी संजीदा ले लिया और स्कूल से खारिज होने के बाद सबसे पहले शहर की सबसे बड़ी और गंदी नाली साफ की और फिर उसके बाद अशरफ जिला नवाबशाह के एक गांव में पैदा हुआ। इब्तदाई तालीम वो अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल से हासिल कर रहा था। पढ़ाई में चूंकि वो काफी बेहतर था, लिहाजा उसके बाप ने उसकी पढ़ाई पर काफी तवज्जो दी। उसका बाप, जिसका नाम गुलाम रसूल था, डाकिया था। नवाबशाह डाकखाने से मुख्तलिफ लोगों के खतूत और कागजात मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाता था। गुलाम रसूल की नस्लें पिछले कई अरसे से एक वडेरे की गुलामी कर रही थी, हत्ता के उस वडेरे के कहने पर गुलाम रसूल ने अपनी जाबदी छोड़ दी थी और उसकी हवेली में काम करने लगा। गुलाम रसूल की ये ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह उसका बेटा पढ़ लिख जाए और नस्ल दर नस्ल ये जो गुलामी उनके खानदान में चली आ रही है, उसके बेटे को वडेरों की गुलामी से निजात मिल जाए। अशरफ अभी 5वीं जमात में था जब गांव में ये बात मशहूर होने लगी कि उस्ताद साहब ने ही सबको बताई कि अशरफ बहुत ज़हीन लड़का है, ये बहुत आगे जाएगा। गुलाम रसूल बेटे की इस काबिलियत से काफी मुतासिर हुआ, दिल ही दिल में काफी खुश हुआ, लेकिन गांव का वडेरा जो किसी सूरत ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि गांव के गरीब लोग पढ़ लिख जाएं, एक दिन उस वडेरे ने गुलाम रसूल को अपनी हवेली में बुलाया और उससे कहा कि अशरफ काफी बड़ा हो चुका है, उसको भी अपने साथ काम पर लाया करो ताकि शुरू से वो काम सीख सके। यही उम्र है सीखने की, लिहाजा कल से उसे अपने साथ मेरी हवेली लाया कर। ये सुनकर गुलाम रसूल काफी हैरान हुआ, दिल में सोचने लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि मैं अपने बेटे को अभी से इनकी गुलामी पर लगा दूं। उसने वडेरे से कहा, साईं ठीक है, कल से मेरा बेटा आपके साथ आएगा। लेकिन फिर वो न आया। बार बार वो उससे पूछता था कि आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। गुलाम रसूल हीले बहाने करने लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो अभी छोटा है। उसे कायल करते हुए ये बात बताने लगा कि वो अभी नहीं आ रहा, अभी बच्चा है, जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा तो मैं अपने साथ उसे लाऊंगा। मगर वडेरा किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुलाम रसूल से कहने लगा, कोई बात नहीं, मेरे आदमी खुद तुम्हारे बेटे को यहाँ ले आएंगे। शुरू में थोड़ा खौफ महसूस करेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे इस बात की आदत हो जाएगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर गुलाम रसूल दिल ही दिल में काफी परेशान होने लगा। दिल में यही सोचने लगा कि इसकी गुलामी का जाल कब टूटेगा, कब हम लोग आजाद होंगे। हम तो आजादी की फिजा में सांस लेना चाहते हैं। खैर, वो उस वडेरे की मिन्नत करता रहा कि वो बच्चा है, मैं आपसे वादा करता हूँ जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा मैं अपने साथ उसे लाऊंगा। मगर उसने गुलाम रसूल की एक बात भी ना सुनी। गुलाम रसूल चूंकि कुछ पढ़ा लिखा था, लिहाजा वो वडेरे की मुंशीगिरी करता था।
जमीनों का हिसाब किताब और इसी तरह अखराजात वगैरह वडेरे को बताता था। एक दिन वो वडेरे को कुछ जमीनों का हिसाब दे रहा था कि उसने देखा कि वडेरे के कुछ आदमी उसके बेटे को कांधे पर उठाकर हवेली ले आ रहे हैं। वो बेचारा रो रहा था, लेकिन वो अशरफ की बात नहीं सुन रहे थे और वो उठाते हुए अशरफ को वडेरे के कदमों में लाए और फिर कहने लगे, इसके पाँव को छुओ। गुलाम रसूल से ये लम्हा बर्दाश्त न हुआ। वो बच्चा था, अपने बाप को देखते ही अपने बाप से लिपट गया, फिर ज़ारो कतार रोने लगा। गुलाम रसूल ने वडेरे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि ये अभी बच्चा है, इसकी आप किसी बात का बुरा ना मनाए। बड़ा होगा तो सब समझ आ जाएगा कि हम तो नस्ल दर नस्ल गुलाम है आप लोगों के। ये सुनकर वडेरा मुस्कुराने लगा और कहा, कल से ये बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इसको अपने साथ लाना बस। इस बात ने गुलाम रसूल को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज रात वो अपने घर में था। बीवी ने जब उसके सामने खाना पेश किया तो खाना तो उसके सामने था, लेकिन वो गहरी सोचों में गुम था। बीवी उससे बार बार यही पूछ रही थी कि क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। गुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें अपना ये आबाई गांव कितना प्यारा है। वो कहने लगी, ये क्या पूछने वाली बात है, ये अजीब सवाल किया आपने। हर किसी को अपना इलाका प्यारा होता है, अपना आबाई गांव जहां इंसान अपना बचपन गुजारता है और बड़ा होता है। गुलाम रसूल ने बीवी से कहा कि अगर किसी वजह से तुम्हें अपना ये वतन छोड़ना पड़े तो क्या तुमसे ये काम हो पाएगा। शौहर की ये बात सुनकर बीवी थोड़ी सी परेशान हुई और फिर अपने शौहर से कहने लगी कि आप खुलकर बात करें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन अपना आबाई वतन छोड़कर कहीं जाएगा और हम क्यों जाएंगे। गुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बात गौर से सुनो और इस राज को राज रखना। हम ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन वो भी आधी रात को, और किसी को ये बात बताने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ थोड़ी जमीनें हैं, पहले मैं बड़ी ही राजदारी से इन जमीनों का सौदा तय करूंगा, इनको फरोख्त करूंगा, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। देखो मेरे बेटे की तरफ गौर से देखो, कितना मासूम है, पढ़ाई में भी काफी अच्छा है। गुलामी की ये जंजीरें जो हमारे खानदान ने पिछले कई सालों से पहनी है, मैं इन जंजीरों को तोड़ना चाहता हूँ। अपने बेटे को किसी सूरत इन वडेरों की गुलामी में नहीं देखना चाहता, मगर यहाँ रहते हुए ऐसा मुमकिन नहीं। शौहर की ये बात सुनकर उसकी बीवी रोने लगी। कहा, हमारा तो इस दुनिया में कोई नहीं, ना ही कोई रिश्तेदार है, हम कहाँ जाएंगे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं, जो भी है हमारा इस गांव में ही है। गुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, कराची में मेरा एक बचपन का दोस्त है, मैं कुछ दिन उसके साथ रहूंगा, फिर हम अपना जाती घर खरीद लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। गुलाम रसूल ने अपनी जमीनों का एक आदमी से सौदा तय किया और उसे मना किया कि वडेरे को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी जमीनें फरोख्त की हैं। 20 लाख में उसने अपनी जमीनें फरोख्त की और अब गुलाम रसूल अच्छे मौके की तलाश में था कि किसी रात वो फैमिली को लेकर कराची की तरफ रवाना हो जाए। उसका दोस्त अयूब, जो कि उसके साथ कभी डाकिया की जॉब करता था और कराची में शिफ्ट हो चुका था, वो अपने दोस्त के पास जा रहा था। ये आधी रात का वक्त था जब गुलाम रसूल अपनी बीवी और बच्चे को लेकर स्टेशन पर पहुंचा और ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक ऐसे सफर पर था जो शायद आसान नहीं था, लेकिन चूंकि अभी तक वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था और उसे इस बात का भी खदशा था कि वडेरे के आदमी किसी तरह अगर स्टेशन पर आ गए तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुलाम रसूल की बीवी दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि ये सफर खैरियत से गुजरे और अल्लाह हमें उस वडेरे के शर से महफूज रखे। अल्लाह अल्लाह करके ट्रेन आई तो गुलाम रसूल की सांसें बहाल होने लगी। अब उसे महसूस होने लगा कि वो आजाद फिजाओं में सांस ले सकता है। उसकी औलाद अब किसी की गुलामी नहीं करेगी। एक दिन के सफर के बाद वो कराची पहुंचा तो अयूब ने उसे खुशामदीद कहा।
गुलाम रसूल बार बार अपने दोस्त से यही कह रहा था कि मैं किराए के मकान तलाश कर रहा हूँ, बस कुछ दिन आपको आपके घर में तकलीफ दूंगा और आपको हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और क्यों मुझे ऐसी बातें करके शर्मिंदा कर रहे हो। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुमने मेरी किस तरह मदद की, हर मुश्किल में तूने मेरा साथ दिया और मैं तुम्हारा ये एहसान आखिर कैसे फरामोश कर सकता हूँ। मेरी बीवी का ऑपरेशन था, मेरे पास पैसे नहीं थे, उस वक्त भी तुमने ही मेरी मदद की और जिस घर में मैं रह रहा हूँ इसको खरीदने के लिए भी मुझे मजीद पैसों की जरूरत थी क्योंकि पैसे कम पड़ चुके थे। इस मौके पर भी तूने मेरी मदद की थी और अब ऐसी बातें कर रही हो। इसे अपना घर ही समझो और दोबारा ऐसी बात मत करना। कुछ दिनों बाद एक किराए का मकान तलाश कर दिया गया, लेकिन गुलाम रसूल का यही इरादा था कि वो हमेशा कराची में रहेगा, अपना जाती घर खरीदेगा। गांव से जमीनें जो उसने फरोख्त की थी उसके पास वो पैसा मौजूद था, पर उसका इरादा था कि एक अच्छी लोकेशन पर कोई घर खरीद लेगा। वो अपने बेटे की पढ़ाई किसी सूरत डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लिहाजा बेटे के लिए एक अच्छा सा इदारा तलाश करने लगा जहां उसे दाखिल करवाए। अयूब के मशवरे पर ही उसने अपने बेटे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाया। अशरफ को स्कूल में दाखिल किया गया, मगर स्कूल में तालीम हासिल करना अशरफ के लिए इतना आसान नहीं था। वो तो एक स्कूल में अजनबी लड़का था, सारे बच्चे शहरी माहौल में पढ़ते थे। अशरफ उन बच्चों से हिचकिचाता था। वो क्लास में पढ़ता तो था लेकिन किसी से बात नहीं करता था, ब्रेक टाइम में अक्सर अकेला घूमता। क्लास टीचर्स ने ये बात नोट की थी कि अशरफ की हिचकिचाहट किसी सूरत कम नहीं हो रही। उन्होंने अशरफ को एतमाद में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि शायद अशरफ एक नए माहौल में आया था, एक ऐसा माहौल जहां पर एडजस्ट होने के लिए उसे थोड़ा सा मजीद वक्त दरकार था। क्लास के बच्चे उसे पेंडू कहकर पुकारते थे और उसके हुलिये का मजाक उड़ाते थे, मगर अशरफ बिल्कुल ऐसा नहीं था कि किसी को नफरत अंगेज जवाब देता। वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। वो बच्चा जो अपने आबाई गांव में पहली पोजीशन ले रहा था और उधर बड़ी नुमाया पोजीशन हासिल कर रहा था, लेकिन इधर वो हमेशा आखिरी पोजीशन हासिल करता। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल हमेशा इससे नालां थे और नफरत अंगेज नजरों से देखते थे। प्रिंसिपल टीचर पेरेंट मीटिंग करवाता और ये जानने की कोशिश करता कि अशरफ की तालीम में बेहतरी क्यों नहीं आ रही, मगर टीचर्स उल्टा प्रिंसिपल से यही कहते कि हमारी बेहतरीन कोशिश के बावजूद अशरफ में बेहतरी न आ सकी और अगर ये बच्चा इसी तरह परफॉर्म करता रहा तो हमारे इदारे के लिए ये बेहतर नहीं होगा। मैट्रिक में जब अशरफ ने आखिरी पोजीशन हासिल की तब प्रिंसिपल साहब ने गुलाम रसूल को स्कूल में दावत दी। गुलाम रसूल के दिल में शक पैदा हुआ कि ये दावत ऐसे तो नहीं है, कोई न कोई अनहोनी जरूर है। वो जब कॉलेज आया तब प्रिंसिपल ने गुलाम रसूल से कहा कि हमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके बेटे को हम मजीद अपने कॉलेज में नहीं रख सकते। ये बात अशरफ के सामने उसने कही थी। ये सुनकर तो गोया गुलाम रसूल के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। वो तो अपने बेटे को तालीमी मैदान में आगे देखना चाहता था और यही एक इदारा था जिसकी बदौलत उसका ये ख्वाब पूरा हो सकता था। उसने प्रिंसिपल साहब को कायल करने की बहुत कोशिश की कि वक्त गुजरने के साथ मेरा बेटा बेहतर हो जाएगा, आप फिक्र मत ना हो। लेकिन उसने कोई बात ना सुनी और कहा कि आप अपने बेटे को अपने साथ ले जा सकते हैं। अशरफ ने जब अपने बाप को अपने सामने बेबस देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता था। पता नहीं अशरफ के दिमाग में ऐसा क्या आया, लेकिन जाते वक्त उसने कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा कि आज तो मुझे आप अपने इदारे से निकाल रहे हैं, मगर इंशाल्लाह कल को आप मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे जरूर। अशरफ की ये बात सुनकर जहां उसका बाप भी हैरान हुआ था, वहां प्रिंसिपल मुस्कुराने लगा और तंज भरे लहजे में कहा, ये तो वक्त बताएगा कि तुम में कितनी अहलियत है। बेहतर यही है कि तुम इस शहर की गंदी नालियां साफ करो,
जो कि तुम्हें सूट करता है। तालीम में तरक्की करना और आगे बढ़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम गांव की गंदी नाली के एक कीड़े हो जो कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं। अशरफ अपने बाप के साथ घर वापस आया। आते ही अपनी माँ की गोद में लेट गया और रोकर माँ से कहने लगा कि माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बड़ा आदमी बनने के लिए तालीम याफ्ता होना जरूरी है? माँ बेटे से कहने लगी कि बेटा, तालीम इंसान को शऊर देती है, लेकिन दौलत ये मेहनत और नसीब का भी खेल है। हमने कई ऐसे अनपढ़ दौलतमंद देखे हैं जो एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे। बेटा, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि कभी अपने जमीर का सौदा मत करना। पैसे की खातिर अपना जमीर कभी नहीं बेचना। अशरफ ने अपने बाप से माजरत की और कहा कि बाबा, मुझे माफ कर देना, मगर मैं तालीम जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ये शहर है, काफी महंगाई है। यहाँ मेरी तालीम मुकम्मल करने पर आप अपनी सारी दौलत लुटा लेंगे। जो जमीनें बेचकर इधर आए थे, सारा पैसा मुझ पर लग जाएगा और आपका सपना पूरा नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा रखें। अगर हो सके तो छोटी सी दुकान बनाकर मुझे दें, मैं मेहनत करने की कोशिश करूंगा। बाप ने बेटे की तालीम से बेजारी देखी तो छोटी मोटी शॉप बनाकर उसे दी, ताकि घर में निकम्मा ना पड़ा रहे। कुछ अर्सा दुकान में बैठा रहा, लेकिन ये तजर्बा नाकाम हुआ। गुलाम रसूल बेटे की वजह से सख्त परेशान था, तो उसने अपने दोस्त अयूब से राब्ता किया। अयूब ने कहा कि एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के लिए आसामी आई है, माहाना 25,000 सैलरी है। अगर अशरफ ये जॉब करना चाहता है तो मिल सकती है। मरता क्या न करता, मजबूरन अशरफ बैंक की ये जॉब करने लगा। अशरफ के लिए ये कड़ी आजमाइश थी, क्योंकि बैंक के बाहर खड़ा होकर ये जॉब करना बहुत मुश्किल था। न गर्मी देखी न सर्दी, बस पूरे 8 घंटे ड्यूटी करनी थी। एक दिन बैंक से एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा पैसे निकलवा कर अपनी गाड़ी में बैठा तो डाकुओं ने इस पर हमला किया। उससे पैसे छीन चुके थे, लेकिन उसे अगवा करने की भी कोशिश कर रहे थे। अशरफ ने अपनी जान पर खेलकर डाकुओं पर फायर किया। एक डाकू मौके पर हलाक हुआ, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हुआ। लेकिन पैसों वाला थैला गाड़ी के अंदर रहा और लड़के को अगवा करने की कोशिश नाकाम हुई। उस लड़के का नाम जीशान था। वो अशरफ की बहादुरी से काफी मुतासिर हुआ। अशरफ की वजह से आज उसकी जान बची, लिहाजा उसने अशरफ को एक इनाम देने का फैसला किया। ये 20 लाख का चेक था। अशरफ के पास आया और कहा कि ये तुम्हारा इनाम है। लेकिन अशरफ ने कहा कि भाई, ये मेरा फर्ज था, मैंने ये काम पैसों के लिए नहीं किया। जीशान ने अपने बाप से कहलवा कर अशरफ को अपने ऑफिस में एक जॉब दिलाई। उसकी सैलरी भी काफी ज्यादा थी। अशरफ अब जीशान के बाप की कंपनी में जॉब कर रहा था, मगर उसकी दोस्ती जीशान के साथ काफी क्लोज हो चुकी थी। जीशान को अशरफ पर बहुत ज्यादा भरोसा था, लिहाजा वो कहीं भी जाता तो अशरफ को अपने साथ ले जाता। जीशान अपने बाप की दौलत पर अय्याशी कर रहा था, बड़े बड़े क्लब्स में जाता और उसके अलावा उसे ट्रेवलिंग का भी बहुत शौक था। लिहाजा वो जहाँ भी जाता तो अशरफ की मौजूदगी में अपने आप को काफी सिक्योर महसूस करता। एक दिन ऐसे अशरफ ने जीशान से पूछा कि तुम इतना पैसा खर्च करते हो, तुम्हारा बाप कभी इस बात पर एतराज नहीं करता? इस पर जीशान ने जवाब दिया कि एतराज तो करता है, लेकिन चूंकि मैं उसका एक ही बेटा हूँ, लिहाजा अगर अपने बाप की दौलत इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? मेरी बहन तो हर वक्त किताबों में गुम रहती है और उसे इस किस्म के कोई शौक नहीं। एक दिन जीशान अशरफ को एक बड़े से होटल में ले गया डिनर के लिए, और खाना खाने के बाद जीशान ने अशरफ से एक अजीब बात कही, जिसको सुनकर अशरफ काफी हैरान हुआ। कहने लगा, अशरफ, मैं तुम्हें अपना सबसे करीबी दोस्त समझता हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मैं अपने बाप को जान से मरना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरी मदद करो। अशरफ ने हैरान होकर पूछा कि बाप को क्यों मरना चाहते हो? जीशान ने जवाब दिया कि मैं जिंदगी में अपने कई सपने पूरे करना चाहता हूँ और इन सपनों में मेरा बाप सबसे बड़ी रुकावट है। अगर तुमने ये मेरा काम किया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और हर काम में तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा।
अशरफ ने कहा कि मुझे ये सोचने का मौका चाहिए, मगर ये तो बहाना था। अशरफ कभी ऐसा काम करने के बारे में सोच नहीं सकता था, क्योंकि उसे अपनी माँ का वो कॉल याद आया कि बेटा, कभी पैसों की खातिर अपने जमीर का सौदा मत करना। अशरफ वहां से सीधा सऊद साहब के ऑफिस गया, जो कि जीशान का बाप था, और उसे इस बात से आगाह किया कि आपका बेटा आपको जान से मारना चाहता है और वो ये काम मुझसे करवाना चाहता है। सऊद साहब ने अशरफ से कहा कि तुमने मुझे ये बात क्यों बताई कि जीशान तो तुम्हारा दोस्त है। अशरफ ने कहा कि बेशक वो मेरा दोस्त है, लेकिन वो गलत रास्ते पर है। अगर एक बेटे के हाथों बाप की मौत हो गई तो ये तो मेरे जमीर की मौत होगी, क्योंकि मैं एक बाप को इस बात से आगाह ना कर पाया। सऊद साहब अपने बीवी के पास गया और बताया कि आपका बेटा मुझे मारना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है, महज इसलिए कि मैं उसे कारोबार पर फोकस करने को कहता हूँ, कंपनी को वक्त देने का कहता हूँ, लेकिन वो अयाशी करना चाहता है। सऊद साहब ने अपने बेटे को गिरफ्तार करवाया, यही सोच करके जेल में रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मगर चूंकि वो जेल का आदी नहीं था, बजाय सुधरने के सीधे रास्ते पर आने के, उसने अपनी जिंदगी खत्म की। जेल के अंदर ही उसने खुदकशी कर ली। ये करोड़पति शख्स की अकलौती औलाद का अंजाम था और शायद उसे ये दौलत रास न आ सकी। सऊद साहब ने अशरफ को अपना बेटा बनाने का फैसला किया। अपनी बेटी की शादी अशरफ के साथ की, अपने तमाम बड़े कारोबार अशरफ के हवाले किए। वो उस पर भरोसा करते थे। आज कई साल बाद अशरफ का सामना अपने प्रिंसिपल से हुआ था। प्रिंसिपल खुद उससे मिलने ऑफिस आया था। उसके कॉलेज में एक लड़के ने एक लड़की को जान से मार दिया था, जिसकी वजह से उसका कॉलेज हमेशा हमेशा के लिए बंद किया गया। प्रिंसिपल साहब चूंकि सिर्फ तालीमी इदारा चलाना ही जानते थे और कोई काम नहीं कर सकते थे, लिहाजा वो कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो चुकी थी। प्रिंसिपल साहब का एक बेटा बेरोजगार गलियों की खाक छानता था और प्रिंसिपल साहब अपने बेटे की सिफारिश लेकर अशरफ के पास आया था। वो अशरफ से माफी मांगने लगा कि बेटा, माजी में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अशरफ ने प्रिंसिपल साहब से कहा कि आपने मुझे गंदी नालियां साफ करने का कहा था और आप ये जानकर हैरान होंगे कि आपके स्कूल से जाने के बाद मैंने सबसे पहले काम भी यही किया था, अपने आप को ये बताने के लिए कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। गंदी नालियां साफ करने वाले भी इंसान होते हैं और अगर ये इंसान ना हो तो हमारा निजाम दरम बरम हो जाएगा। आप तो एक तालीमी इदारे के मालिक थे। तालीम हमें ये बात सिखलाती है कि मेहनत करने वाले की इज्जत करो, उसे इज्जत की निगाह से देखो। मैं आपके इदारे में कम नंबर ले रहा था, लेकिन मैंने कभी किसी की जान तो नहीं ली थी। आप ही के इदारे के एक ब्राइट स्टूडेंट जिसने पहली पोजीशन हासिल की थी, वही आपके इदारे के बंद होने का सबब बना। उसने हराम मोहब्बत के नाम पर एक लड़की की जान ली थी। मैं आपको ये बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक इंसान को मार्क्स या नंबरों में मत तोलो, उसके अंदर के इंसान को पहचानने की कोशिश करो। प्रिंसिपल साहब आज अशरफ से बहुत सारे असबाक लेकर वापस जा रहा था। वो इस बात पर हैरान था कि आज पहली बार जिंदगी के सबक जिस इंसान ने उसे पढ़ाए वो कोई और नहीं बल्कि उसके इदारे का एक नालायक तरीन तालिब इल्म था जो कम नंबर लेता था। वो अपने आप को मलामत कर रहा था कि नालायक अशरफ नहीं बल्कि मैं था जिसने अशरफ को पहचाना ही नहीं।